अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को पढ़ा था कि किस तरीके से जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो हमारी ज़िंदगी को लाइट अप करने का काम कर रहा है। मतलब ये कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो हम किसी पावर सप्लाई कंपनी के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। और वही ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली जब मूव करता है किसी कंडक्टर से या वो मूव करता है किसी रेजिस्टर से या कैपेसिटर या इंडक्टर से, तो वो डिफरेंट बिहेवियर को शो करता है। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम ये बात समझते हैं कि जो करंट है या जो वोल्टेज है बेसिकली वो कैसे बिहेव करता है जब कोई ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है किसी रेजिस्टर के थ्रू। तो आज का जो मेन काम होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट के इस वेव पैटर्न को समझना है कि वेव पैटर्न रेजिस्टर वाले केस में कैसे काम करता है। ठीक है ना, और फिर कुछ फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर। ठीक है, छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि एक सर्किट है जिसमें प्योर रेजिस्टर लगा हुआ है, यानी कि कुछ और मौजूद नहीं है, सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की सोर्स है, जैसे कि अभी मैं आपको फिगर में दिखाने वाला हूँ। ये जो है वो एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की सोर्स है और इससे एक तार को जोड़ के मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो करंट के फ्लो की मुखालफत करता है, अपोज करता है। और फिर फाइनली हमने सर्किट को मुकम्मल कर दिया और इसको जोड़ दिया इस सोर्स के साथ, वोल्टेज की सोर्स के साथ। तो जब भी करंट पास होता है किसी वोल्टेज की सोर्स के साथ, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ से करंट मूव करता है आई, तो इधर भी करंट आई जाएगा और इस रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट भी आई होगा और इस तरीके से मूव करता करता ये इस सोर्स की तरफ वापस आ जाएगा। अब आप एक बात जानते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स होती है या वोल्टेज सोर्स होती है, बेसिकली उसका वोल्टेज जो है वो साइनोसॉइडल वेव के पैटर्न में मूव करता है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। तो अगर वोल्टेज साइनोसॉइडल वेव के पैटर्न में मूव करता है तो इसका मतलब करंट भी साइनोसॉइडल वेव के पैटर्न में मूव करता है। यानी कि अगर वोल्टेज वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट भी वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी? मैंने आपको बताया जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो ऑसिलेटरी मोशन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की विद इन द रेजिस्टर। रेजिस्टर से जैसे ही ये वोल्टेज पास होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेटरी मोशन करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और नतीजे में एक ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है। यानी करंट इधर से इधर जाएगा, लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा, फिर बी से ए की तरफ जाएगा, फिर ए से बी की तरफ, फिर बी से ए की तरफ। तो ये जो बात कही जा रही है ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेटरी मोशन, बार बार रिपीट होने वाला, ऑसिलेशन करने वाला मोशन। तो अगर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात की जाए पोटेंशियल डिफरेंस की, तो एक बात हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है बेसिकली उसको हम जाहिर करते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के थ्रू। ठीक है भाई, अब क्या चीज़ किसके बराबर है? V तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कि किसी खास टाइम पे क्या होगा, यानी कि V जो है ना ये है वोल्टेज एट टी टाइम, यानी कि जो भी मैंने टाइम सपोज करा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज कितना है उसको तो हमने V से जाहिर कर दिया। फिर ये जो V नॉट है बेसिकली ये पीक वोल्टेज को शो कर रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो कितना जाता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसको हम V नॉट से जाहिर करते हैं। टी तो आपको नज़र आ गया किस टाइम की बात हो रही है। ये जो ओमेगा है बेसिकली ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, जिसके ज़रिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड को। बेसिकली ये जो ओमेगा होता है ना इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। ओमेगा बेसिकली बराबर होता है 2 पाई एफ के, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो ओमेगा ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो ओमेगा की वैल्यू कम। अब देखो अगर हम अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, वोल्टेज की वैल्यू तो आ गई। अब अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो ओम्स लॉ के मुताबिक आपको पता है कि V बराबर होता है आई आर के। तो अगर V बराबर है आई आर के तो इसका मतलब I किसके बराबर आ जाएगा? I बराबर आ जाएगा V ओवर R। तो अब अगर आपको करंट की इक्वेशन चाहिए तो I बराबर आ सकता है, V की जगह पे V की वैल्यू पुट कर देते हैं। V की वैल्यू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे, ये आ जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइड में आ रहा है आर। सही है, सिर्फ वी की जगह पे वी की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर एक रिलेशन आपको दोबारा से बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस वी नॉट को मल्टीप्लाई कर दें आर से, डिवाइड कर दें आर से, वी नॉट डिवाइड बाई आर, तो बेसिकली क्या आएगा? इधर देखो, वी अपॉन आर
करंट आया था, तो वी नॉट डिवाइड बाय आर एक्चुअली बराबर आ जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट के पीक करंट इस केस में कितना मूव करेगा, तो उसको हम आई से जाहिर कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब वोल्टेज के लिए ये इक्वेशन बनती है जब ऑल्टरनेट करंट पास होता है किसी रेजिस्टर से, और करंट के लिए ये वाली इक्वेशन बनती है। जबकि आई नॉट आपको पता है, आई नॉट किस चीज़ की पीक वैल्यू होगी, करंट की पीक वैल्यू होगी कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो बेसिकली हमें मैक्सिमम करंट ही मिलेगा जिसको हम आई नॉट से जाहिर कर रहे हैं। सो आई नॉट इज इक्वल टू पीक करंट। अब ये वोल्टेज का फार्मूला याद रखना है आपने और करंट का फार्मूला याद रखना है, उससे ही आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या चीज़ लीड करती है, क्या चीज़ लैग करती है जब ऑल्टरनेट करंट पास होता है किसी भी रेजिस्टर से। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास ग्राफ, इजी हो जाएगा बनाना। और ये हमने कुछ पॉइंट्स लगा लिए, और पहले वाले को कर देंगे 0, 90, 180, 270, 360, 540 और 720। ठीक है जी। अब दोनों इक्वेशन लिख के दिखाऊं दोबारा। देखो वी की इक्वेशन क्या थी, वी की इक्वेशन थी वी नॉट, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। और करंट की इक्वेशन क्या थी, करंट की इक्वेशन थी आई नॉट, और ये भी बराबर था साइन ओमेगा टी के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम पहले ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है तो वोल्टेज के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ पहले। तो अगर टाइम की जगह पे ज़ीरो पुट करूँगा तो वोल्टेज भी ज़ीरो आ जाएगा, इसका मतलब ज़ीरो टाइम पर वी नॉट ज़ीरो होगा, वी ज़ीरो होगा। फिर क्या होगा, यकीनन साइन की अगली कोई वैल्यू आएगी, ओमेगा टी को सॉल्व करके 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब आपको पता है साइन 90 मैक्सिमम होता है, 1 होता है। तो अगर साइन 90 1 पुट करूंगा, ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 90 के, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 के। तो सिर्फ v किसके बराबर आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा वी नॉट के। ठीक है ना, v बराबर आ जाएगा वी नॉट के। अब वी नॉट चाहे जितना भी हो, हम अगर निशान लगा लें कि वी नॉट इतना है, तो हम बोल देंगे भाई ये आ गया 90। ठीक है, अगर वी नॉट मैंने इतना बोला हुआ, अभी थोड़ा सा ग्राफ चेंज भी होगा। अच्छा फिर क्या होगा, फिर यकीनन वैल्यूज़ आगे बढ़ेंगी, यहाँ पर 180 आ जाएगा। साइन 180 बराबर होता है ज़ीरो के। अब ज़ीरो को अगर वी नॉट से मल्टीप्लाई भी करा दें तो वी का आंसर ज़ीरो आएगा। इसका मतलब एक टाइम पर आंसर 180 पर ज़ीरो आ जाएगा। अभी वोल्टेज की बात कर रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर आते आते 270 होगा एंगल। 270 पर साइन 270 मालूम करो कितना आ रहा है, माइनस का 1, तो वही माइनस का साइन वी नॉट के साथ आएगा। तो अगर 1 2 3 4 डब्बे ऊपर बनाए थे, तो 1 2 3 4 डब्बे नीचे बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी आ गया, ये समझ लो माइनस का वी नॉट हो जाएगा। इसका मतलब 270 का निशान यहाँ कहीं पर आना चाहिए, ये आ गया 270 का निशान। फिर इसी तरीके से साइन 360 निकाल के देखो तो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अब आप ये सारे पॉइंट्स लगा लो और फिर आप इन पॉइंट्स को मिला के ग्राफ बनाओ, देखो कैसा बनेगा। ऐसे ही बना, सही है, ये आ गए वी की वैल्यू, ये यहाँ की वैल्यू आ गई, और इस तरीके से ग्राफ जो है वो मूव कर गया। ये मैंने ग्राफ बनाया है वोल्टेज का, बात जहन में रहे, ये जो है वो वोल्टेज का ग्राफ है। इसी तरीके से अब आप देखें करंट का भी तो सेम फार्मूला चल रहा है ना, करंट के फार्मूले में कुछ फ़र्क तो नहीं है। यानी कि जब टाइम इधर ज़ीरो होगा तो जाहिर सी बात है इधर भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेम पैटर्न पर काम करेगा करंट भी। अगर वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगा, ये बात आप याद रखिएगा। और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि सेम एंगल को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर इसका एंगल ज़ीरो तो इसका एंगल भी ज़ीरो, अगर इसका एंगल 90 तो इसका एंगल भी 90। हाँ, डिफरेंस क्या रहेगा कि आई बराबर होता है v डिवाइड बाय आर के। तो यकीनन आई की वैल्यू कुछ ना कुछ कम आएगी, लेकिन बहरहाल वैल्यू वेरी तो उसी तरीके से करेगी जैसा मैं ग्राफ में दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो ग्रीन वाला है बेसिकली ये किसको जाहिर कर रहा है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये जाहिर कर रही है हमारे करंट के ग्राफ को। अब यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इंग्लिश के अंदर, कि देखिए दोनों की वैल्यू एक साथ ज़ीरो हो रही है, दोनों की वैल्यू एक साथ पीक पर जा रही है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है दोनों की। तो इसका मतलब साबित क्या हुआ कि देयर इज नो फेज डिफरेंस। सही है, इनके दरमियान में कोई भी फेज डिफरेंस मौजूद नहीं है। और या तो आप ये कह सकते हो कि फेज डिफरेंस नहीं है, या मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। सही है भाई, जब भी ऑल्टरनेट करंट पास होता है किसी रेजिस्टर के थ्रू, तो याद रखिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, इन फेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे पूरे चैप्टर में हमने इसको यूज करना है। सही है भाई। और कैसे साबित हो गया, दोनों की इक्वेशन से साबित हो गया कि जब एक में वैल्यू जीरो है तो दूसरे में भी जीरो है, जब एक में मैक्सिमम है दूसरे में भी मैक्सिमम है।
और इन फेज का मतलब मैंने आपको यही समझाया था, सेम फ्रीक्वेंसी होना, एक साथ जीरो होना, एक साथ पीक पर जाना, इसका मतलब देर इज नो फेज डिफरेंस। सही है भाई। और इसी बात को अब हम समझेंगे फेजर डायग्राम के थ्रू, या सिर्फ आप फेजर भी कह सकते हैं, यानी कि वेक्टर के जरिए शो करेंगे। आपको पता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर से, उसको हमने आई आर से जाहिर कर दिया, ठीक है। और रेजिस्टर आर है जो कि इन फेज है विद द वोल्टेज, वोल्टेज भी वी आर से शो कर दिया अक्रॉस द रेजिस्टर। तो अगर मैं इसको फेजर डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करूं, तो सबसे पहले एक वेक्टर होगा जिसको आई आर का नाम देंगे, और वो कॉन्साइड करेगा वी आर, यानी कि जो वोल्टेज का वेक्टर होगा, फेजर होगा, उसके जरिए उसको क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। और पावर लॉस तो बहरहाल अभी मैं निकाल लूंगा, पावर लॉस होता है इस केस में, और कहाँ लॉस होता है, जो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बेसिकली वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ये आ गए हमारे पास डायग्राम, ये आ गया ओरिजिन। तो सबसे पहले किसी भी एंगल के ऊपर, एंगल हमें पता है एंगल कितना है, ओमेगा टी, इस एंगल के ऊपर हम बना लेते हैं ये हमने बना लिया करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू को, और हमने इसको नाम क्या दिया है, इसको हमने नाम दिया हुआ है वी आर का, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। वी आर का मतलब हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। और इसी एंगल पर क्या होना चाहिए, इसी एंगल पे करंट भी होना चाहिए। तो ये जो फेजर बना है ये बेसिकली आई आर है। और आप देख लो कि मैंने आपको बोला था कि जो आई की वैल्यू है बेसिकली वो वोल्टेज से कुछ ना कुछ कम आती है, क्योंकि रेजिस्टर बड़ी वैल्यू होती है 1 से। ठीक है, तो जो भी इसका एंगल बनेगा वो एंगल हमें पता है ओमेगा टी के बराबर है, दोनों का एंगल सेम है। और अगर हम डायरेक्शन को देखें तो यहाँ से यहाँ डायरेक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि कोई लैग नहीं कर रहा, कोई पीछे नहीं रह जा रहा, और कोई लीड नहीं कर रहा, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दोनों के दोनों सेम एंगल पर वेरी करेंगे। जैसे जैसे ये मूव करता रहेगा वी आर इस तरफ, वैसे वैसे आई आर मूव करता रहेगा इस तरफ। सही ना। तो ये जो वी आर और आई आर है बेसिकली ये शो कर रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू। और एक और बात समझनी है आपने कि जब भी रेजिस्टर से करंट पास होता है तो जो पावर डिसिपेशन है वो एक फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हो सकता है इंस्टेंटेनियस, वैसे हमें पता है P बराबर होता है V इंटू आई के। सही है, V इंटू आई के बराबर होता है। क्या होता है V इंटू आई, V होता है वोल्टेज और I जो है वो शो करता है करंट को। सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पर डिफरेंस आता है कि वोल्टेज कौन सा वाला होता है, जो उसकी आरएमएस वैल्यू है, और करंट की भी कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू होती है ना 0.707 टाइम्स ऑफ करंट, उसी के जरिए हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। और अगर आप चाहो तो इसके अलावा जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वो हो सकता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के बराबर। इससे भी हम जो है वो पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आर क्या हो जाएगा, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, और पावर डिसिपेशन डिपेंड करेगी करंट के ऊपर कि करंट का अमाउंट अभी कितना है। तो इससे आप जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर पावर कितनी है, तो वो जो भी करंट होगा उस टाइम का वो करंट, और आर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस वक्त की पावर डिसिपेशन कैलकुलेट हो जाएगी। सही है भाई। सो हमने सीख लिया कि जब भी ऑल्टरनेट करंट पास होता है रेजिस्टर से तो वेव कैसे बनती है, कौन लीड करता है कौन लैग करता है। और आंसर ये कि कोई लैग नहीं करता, कोई लीड नहीं करता, इन फेज होते हैं वोल्टेज और करंट। और हमने इक्वेशंस को समझ लिया, वोल्टेज की और करंट की, और फेजर डायग्राम को समझा, और इन दी एंड थोड़ा सा पावर डिसिपेशन के फार्मूले को भी देख लिया, अगर कभी न्यूमेरिकल में यूज़ करना हो तो। ठीक है, बस आज का ये एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से आप जब समझेंगे करंट थ्रू इंडक्टर और एसी थ्रू कैपेसिटर, तो फिर चैप्टर इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके जी, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।